हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ हरीश कुमार और फिजिक्स विद हरीश कुमार। आज हम बात करेंगे एक अहम टाइप ऑफ मोशन का। जैसा कि वन डायमेंशनल होती है, टू डायमेंशनल होती है, इसी तरह से एक अहम मोशन का टाइप हम डिस्कस करेंगे जो कि है ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है, इसमें जो लॉज हैं इनके बेसिक और जो मुख्तलिफ पैरामीटर हैं इनके बारे में हम बात करेंगे। इस ऑसिलेटरी मोशन से पहले एक छोटी सी बात और हम डिस्कस करना चाहेंगे जो कि होती है पीरियडिक मोशन। पीरियडिक मोशन का मतलब क्या होता है, पीरियडिक मोशन हम किसको कहते हैं, सबसे पहले थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। एक ऐसी मोशन जिसमें बॉडी मस्ट बी हैविंग सर्टेन टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड होना चाहिए, उस मोशन को हम कहते हैं पीरियडिक मोशन। या ऐसे कहते हैं कि एक ऐसी मोशन जिसमें कोई भी पार्टिकल, कोई भी बॉडी अपने आप को रिपीट करे, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीट करे, उसी इंटरवल का नाम हम टाइम पीरियड देते हैं। दैट मोशन इज पीरियडिक मोशन। मिसाल के तौर पे पीरियडिक मोशन के हिसाब से अगर बात की जाए तो हम बात करते हैं मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। एन अर्थ रोटेट अराउंड सन एंड सच काइंड ऑफ मोशन इज सर्क्यूलर। ठीक है, अच्छा, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड इसको लगता है जो कि तकरीबन 1 ईयर हम इसको कहते हैं, तो ये भी एक पीरियडिक मोशन है। इसी तरह से आप इलेक्ट्रॉन्स मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, इसकी बात करें, ये भी एक पीरियडिक मोशन है। आप किसी भी सिंपल पेंडुलम की बात करें जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट करता है, ये भी एक पीरियडिक मोशन है। एटॉमिक ऑसिलेशन की आप बात करें तो इस तरह से काफ़ी सारे मिसाल हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि बॉडी या पार्टिकल अपने आप को रिपीट करे, वो मोशन आप कह सकते हैं पीरियडिक मोशन है। मतलब पीरियडिक मोशन के क्लास में आप कह सकते हैं कि सर्क्यूलर भी एक पीरियडिक मोशन है, क्योंकि इसमें पार्टिकल अपने आप को रिपीट करता है, लेकिन उसका जो अंदाज है वो एक सर्क्यूलर पाथ में होता है। ठीक है, अच्छा, बिल्कुल इसी तरह से आप ऑसिलेटरी मोशन की बात कर सकते हैं। ऑसिलेटरी मोशन भी आप कह सकते हैं एक पीरियडिक मोशन है जिसमें पार्टिकल ऑसिलेट करके अपने आप को रिपीट कर देता है। ठीक है, फिर इस ऑसिलेटरी मोशन में डैम्प्ड ऑसिलेटरी भी होती है, एक प्रॉपर ऑसिलेटरी भी होती है जिसको हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। आप इसमें वेव की बात कर सकते हैं, वेव अपने आप को रिपीट करती है। आप इसमें एटॉमिक ऑसिलेशन की बात कर सकते हैं। तो ये कि भाई कोई भी पार्टिकल अपने आप को रिपीट करे, द मोशन ऑफ दैट पार्टिकल, या वो जो मोशन है आप पीरियडिक मोशन कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, हम आज जो लेक्चर है हम इसमें बात करेंगे ऑसिलेटरी मोशन की, कि ऑसिलेटरी मोशन है क्या और इसके मुख्तलिफ पैरामीटर और ऑल द लॉज विच गवर्न द मोशन, हम इस सारी की बात करेंगे। ठीक है, तो लेट्स हैव दिस पर्टिकुलर कि ऑसिलेटरी मोशन होती क्या है। सबसे पहले हम इनको सिंपली डिफाइन करेंगे। ऑसिलेटरी मोशन का मतलब क्या है? ऑसिलेटरी मोशन को अगर सिंपल डिफाइन किया जाए ना तो आप कह सकते हैं द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग मीन पोजीशन। ठीक है, कि एक ऐसी मोशन जिसमें पार्टिकल टू एंड फ्रो मूव करे। ठीक है, जैसा कि पेंडुलम की आप बात करते हैं, पेंडुलम इस तरह से भी जाता है, दोबारा से वापस आता है, तो टू एंड फ्रो ये भी एक ऑसिलेटरी है। आप एटॉमिक ऑसिलेशन की बात करें, एटॉमिक वाइब्रेशन की बात करें तो देखें ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, जब आप इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हो तो एनर्जी लेकर लो टू हाई जाता है, और स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए उस इलेक्ट्रॉन ने इन्हीं वापस आना होता है, तो लो टू हाई एंड देन बैक टू लो। यू कैन से कि ये एटॉमिक ऑसिलेशन है। अच्छा, आप स्प्रिंग मास ऑसिलेटर की बात करें जिसमें कोई भी पर्टिकुलर पार्टिकल अगर आपने स्प्रिंग के साथ अटैच किया है और फिर आप इसको स्ट्रेच करें अपनी ओरिजिनल जगह से एंड देन रिलीज, तो ये भी इसी तरह से ऑसिलेट करता है। ये मोशन भी आप कह सकते हैं ऑसिलेटरी है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें हम ऑसिलेटरी मोशन की बात करते हैं कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग द मीन पोजीशन। अब हम देखते हैं कि इस मीन पोजीशन का मतलब क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड मीन पोजीशन, जो कि बाज़ दफ़ा इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहलाती है। मीन पोजीशन इज आल्सो नेम्ड एज इक्विलिब्रियम पोजीशन। आप कह सकते हैं कि इस ऑसिलेटरी मोशन में वो जगह जहां पे इक्विलिब्रियम के लॉज वैलिड हों,
जहाँ पे पैरामीटर्स ऑफ इक्विलिब्रियम वैलिड हो। आई डोंट से कि ऑसिलेटरी मोशन कोई इक्विलिब्रियम में है, आई डोंट से लाइक दैट। हम बात कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर जगह पे लॉज ऑफ इक्विलिब्रियम आर वेल इनफ, दे आर वैलिड हियर। तो यू कैन से कि पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन कही जा सकती है, ठीक है। अच्छा, तो ऑसिलेटरी मोशन में हम बात करेंगे सबसे पहले स्प्रिंग मास ऑसिलेटर की, कि स्प्रिंग मास ऑसिलेटर किस तरह से खुद को रिपीट करता है। हम बात करेंगे सिंपल पेंडुलम की, कि पेंडुलम किस तरह से अपने आप को रिपीट करता है, और इसका एग्जांपल एटॉमिक ऑसिलेशन की हम बात करेंगे कि एटॉमिक ऑसिलेशन किस तरह से होती हैं, ये किस तरह से होता है। और आप कहेंगे मोशन ऑफ projection of a circulating body। तो ये चंद एग्जाम्पल हैं, यू कैन से दीज आर द एग्जाम्पल कंसर्न विथ ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। तो ये वो पर्टिकुलर मोशन है जिसमें बॉडी या पार्टिकल अपने आप को एक पर्टिकुलर जगह पे रिपीट करता है, ठीक है। तो हम इनके चंद पैरामीटर की बात करेंगे और इनको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले कुछ पैरामीटर हैं, उनके बारे में हम ज़रा बात कर लेते हैं, उसके बाद इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहले जो मेन पैरामीटर है इस मोशन का वो है टाइम पीरियड, ठीक है। और इसके अलावा जो है दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। क्लियर फ्रॉम द नेम के द टाइम टेकन बाय ऑसिलेटर या वाइब्रेटर जो भी आप कहते हैं टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन के लिए जो उसको वक्त लगता है आप कह सकते हैं वो उसका एक टाइम पीरियड है। मिसाल के तौर पे सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल आप ले लें, ठीक है। अच्छा, पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम के ऑसिलेशन की हम बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पेंडुलम जो मास है वो यहाँ पे था, ठीक है। ये रेफरेंस पॉइंट है, वो जगह जहाँ से हम टाइम पीरियड मालूम करना चाहते हैं, ठीक है। बिकॉज यू कैन मेजर टाइम पीरियड विथ रेफरेंस टू एनी पर्टिकुलर पॉइंट, हम यहाँ से ले जाना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ से अगर मैं एक टाइम पीरियड की बात करूँ तो एक टाइम पीरियड किस तरह से होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा ये, और दोबारा से अपने आप को रिपीट करेगा। जब ये वही पोजीशन, वही पॉइंट रिपीट करता है तो आप कह सकते हैं कि ये इसका एक टाइम पीरियड है, ठीक है। अच्छा, अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक बात करें कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्या ये एक टाइम पीरियड हो सकता है? नहीं। देखें, ये एक कंप्लीट टाइम पीरियड नहीं है, क्योंकि देखें वन कंप्लीट टाइम पीरियड हम उसको कहते हैं जिसमें पॉइंट रिपीट हो। जिस जगह से आप मेजर करना चाह रहे हैं पार्टिकल उसी जगह से गुजरता जाए। अभी ये पार्टिकल यहाँ तक मौजूद है तो आप कह सकते हैं ये कंप्लीट टाइम पीरियड नहीं है, कुछ और हो सकता है। जैसा कि अभी हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करें तो इट कैन बी हाफ ऑफ टाइम, हाफ ऑफ टोटल पीरियड। 10 सेकंड है तो 10 का हाफ होगा, 20 सेकंड है तो 20 का होगा, 1 सेकंड है तो 1 का हाफ होगा। लाजमी नहीं कि 1 सेकंड हो, 2 सेकंड हो, जो भी हो, जो पेंडुलम जिस तरह से मूव करेगा उस तरह से हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन वाइब्रेशन आप कह सकते हैं ये टाइम पीरियड है। एग्जैक्टली इसी तरह से हम बात करेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या क्या होती है। बिल्कुल इसी तरह से फ्रीक्वेंसी की मानी क्या रखते हैं यहाँ पे। अच्छा, फ्रीक्वेंसी में हम बात करेंगे कि 1 सेकंड में कितनी बार ऑसिलेशंस होती हैं। हाउ मेनी ऑसिलेशन इन 1 सेकंड, दैट इज द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मिसाल की तौर पे हम बात करते हैं कि बाय यूजिंग स्टॉप वॉच और बाय यूजिंग एनी एटॉमिक क्लॉक वी आर मेजरिंग 1 सेकंड, और किसी भी वाइब्रेटर को हमने उनकी वाइब्रेशन पे रखा है या उसकी मोशन पे रखा है, हम देखना चाहते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। अच्छा, एटॉमिक क्लॉक से हमने टाइम पीरियड मेजर किया है, t इज इक्वल टू डेल्टा टी, इंटरवल जो है दैट इज 1 सेकेंड, और हम देखेंगे कि 1 सेकेंड में ये कितनी बार ऑसिलेट करता है। मिसाल के तौर पे 1 सेकेंड में इसने 3 बार अपनी पोजीशन को रिपीट किया, एक ही रेफरेंस पॉइंट को 3 बार रिपीट किया, तो हम बात करेंगे कि इस ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 3 हर्ट्ज, ठीक। तो बिल्कुल इसी तरह से कि फ्रीक्वेंसी में आप बात करेंगे कि 1 सेकंड में नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितनी होती हैं। जैसा कि आप बात करें एटॉमिक वाइब्रेशन की
जो सीजियम होता है। सीजियम में जो एटॉमिक वाइब्रेशंस होती हैं उनकी जो हाइपरफाइन लेवल हैं उसमें से वो इस तरह से होती हैं कि 9192631770 ये तादाद है एटॉमिक ऑसिलेशन की जो सीजियम एटम्स में होती है। तो आप कह सकते हैं कि सीजियम एटम्स की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज काइंड ऑफ दिस पर्टिकुलर अमाउंट। इसी तरह से जो भी आप स्प्रिंग मास ऑसिलेटर की बात करें, आप इस तरह से प्रोजेक्शन की बात करें या फिर आप पेंडुलम की बात करें, फ्रीक्वेंसी का मतलब यह कि एक सेकंड में कितनी बार कोई भी पार्टिकल अपने आप को रिपीट करता है। ठीक है, तो हम इसकी भी बात करेंगे। टाइम पीरियड किस तरह से होगा, फ्रीक्वेंसी किस तरह से होगी, ये होगा। अच्छा, और दूसरी जो अहम चीज़ है इसमें वो है डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड। इसमें जो चंद पैरामीटर हम उसकी बात कर लेते हैं। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है और इसके डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, लिसन, मिसाल के तौर पे कोई भी पार्टिकल यहाँ पे था, एक ओरिजिनल जगह पे था, हम इस अगर पेंडुलम की बात करें, अब ये वो जगह है जिस जगह को हम कह सकते हैं कि ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, ये इसकी मीन पोजीशन है यहाँ पे, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में रह सकता है। अगर ये ऑसिलेट ना हो तो जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है इस बॉब की, इस बॉडी की, वो यहाँ पे है। ठीक है, अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट का किस तरह से रिलेशन है। अगर आप इसको दूर ले जाएं इस जगह से तो मीन पोजीशन से जो पाथ कवर्ड होगा इसका, इस पाथ कवर्ड को हम बात करेंगे कि दिस पाथ कवर्ड बाय द पेंडुलम इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जाहिर सी बात है अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन इस तरह से होती है। अच्छा, एक और इसी में एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड पता है क्या है? एम्पलीट्यूड का मतलब ये है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से कितना होता है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड फ्रॉम द मीन पोजीशन, आप कह सकते हैं कि ये इसका एम्पलीट्यूड है। मिसाल के तौर पे पेंडुलम जो है वो जब आपने शुरू किया था ना, स्टार्ट किया था, तो वो इस तरह से आया, ये इस तरह से वाइब्रेट होता है। ठीक है, अच्छा, फिर ज़ाहिर सी बात है ग्रेविटेशनल फोर्स या इस तरह से रेजिस्टेंस या जो मुख्तलिफ एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, अगर वो इन्वॉल्व हों तो आहिस्ता आहिस्ता ये बॉब या ये पेंडुलम आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से रुक भी सकता है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसकी पोजीशन है, ये इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसका डिस्प्लेसमेंट है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, और इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का नाम हम रखेंगे एम्पलीट्यूड। अगर आइडियल कंडीशंस हों, अंडर आइडियल कंडीशन ये इस ऐसे मूव नहीं करेगा, फिर तो उसका एम्पलीट्यूड जो होगा वो रिमेन सेम होगा। अगर आइडियल कंडीशन नहीं है, कुछ एक्सटर्नल जो फोर्सेस हैं, एक्सटर्नल पैरामीटर अफेक्टेड हैं, तो ये इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता होकर रुक जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये आप कह सकते हैं इसका एम्पलीट्यूड है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन कहाँ से कैसे होती है? इसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन होती है। ठीक है, अच्छा, ये पार्टिकल जब यहाँ से लेकर यहाँ तक जाता है तो डिस्प्लेसमेंट जैसे कवर करता है तो पर यूनिट टाइम भी होता है इसकी, और डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम मतलब जो उसका डेरिवेटिव होता है डिस्प्लेसमेंट का, या आप कह सकते हैं जो उसका रेट ऑफ चेंज होता है डिस्प्लेसमेंट का, वो कि इसकी डिस्प्लेसमेंट होता है उसका रेट ऑफ चेंज, जिसको आप बोलते हैं वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द मीन है, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है दैट इज आल्सो डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द मीन, तो डिस्प्लेसमेंट के साथ इसकी वेलोसिटी होती है। ठीक है, अच्छा, अब वेलोसिटी यहाँ से मतलब मीन पोजीशन पे जो होती है या इस जगह से जो होती है, क्या रिमेन सेम होगी? नहीं, देखें वेलोसिटी मुसलसल चेंज होगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होगा। तो आप कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन पैदा होगी। ये मोशन जो है ऑसिलेटरी मोशन, दैट इज काइंड ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, अच्छा, वेलोसिटी का रिलेशन कैसे होगा या एक्सेलरेशन का कैसे होगा, इस पे थोड़ा बात हो जाए तो देखें। मिसाल के तौर पे अगर हम सिंपली बात करें, ये वो जगह है जिसको आपने बोला था थोड़ी देर पहले मीन पोजीशन, इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोला जाता है, या हम इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। ठीक है, मीन पोजीशन ये है, और इसको शो किया जाता है, इसको जाहिर किया जाता है
वो जगह जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का जीरो होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आप डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कराते ना, बॉडी इज एट द मीन पोजीशन ओरिएंटेड अवे। अब जैसे ये आगे जाएगी तो उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा एक हद तक, और जो उसकी लिमिट है जहाँ तक ये बॉडी जानी है ना, वो एक्सट्रीम पोजीशन कहलाती है। आप कह सकते हैं ये एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन हम उसको कहते हैं जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल मैक्सिमम होता है, और ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के नाम से कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड, ठीक है, ओके। अब देखें जैसे डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो जाहिर सी बात है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, जो मैक्सिमम पॉइंट है, एक एक्सट्रीम इसकी यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट जिसको हम एक्सट्रीम पोजीशन की बात करते हैं वो ये है, और इस जगह पे जो मैक्सिमम या एक्सट्रीम पोजीशन है वो दूसरी वाली ये है, एक्सट्रीम पोजीशन ये भी है। आप कह सकते हैं यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल मैक्सिमम है, बट इन नेगेटिव एक्सिस, यहाँ से ऐसे इस तरह से पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये वाला नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा, जो बॉडी ने मूव करना होता है वो इन दो एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में कंटिन्यूसली मूव करना होता है, ठीक है। अब देखें जैसे पार्टिकल या पेंडुलम यहाँ से लेकर यहाँ तक जाता है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मौजूद था, अब इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है, एंड देन इट रिटर्न बैक एंड ऑसिलेट अलोंग द मीन पोजीशन, ये वो सारा कुछ, ठीक है। अब देखें जब ये पार्टिकल यहाँ पे जाता है ना, तो थोड़ी देर के लिए आप समझ सकते हैं या देख सकते हैं कि द पार्टिकल इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। यहाँ पे ये पार्टिकल इस तरह से रेस्ट में होगा, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे उसके बाद, मतलब इस जगह के बाद कोई भी डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होगा। जब डिस्प्लेसमेंट कवर ही नहीं हो या डिस्प्लेसमेंट चेंज ही नहीं हो, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, जो कि वेलोसिटी कही जाती है, दैट वेलोसिटी वुड बी जीरो। अच्छा, अब इस जगह पे जब पेंडुलम जाता है, मतलब जैसे ये ऑसिलेट करेगा इस तरह से, जैसे ऐसे आएगा इस तरह से, एंड देन इट रिटर्न बैक, तो डिस्प्लेसमेंट चेंज होता रहता है। यकीनन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी मुख्तलिफ होगा, जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। अच्छा, तो जैसे ये इस तरफ आएगा तो आहिस्ता आहिस्ता डिस्प्लेसमेंट का चेंज बढ़ता जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी इंक्रीज होगी। यहाँ तक जब आप जाएंगे या यहाँ से गुजरेंगे या इस जगह पे मैक्सिमम चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि इसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये वाला काउंट होगा ना, इस साइड वाला जो है या ये पॉजिटिव जो एम्पलीट्यूड है वो आपका यहाँ तक है, फ्रॉम द मीन पोजीशन आपका ये था ना। अब जैसे आप आएंगे तो डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, और जैसे यहाँ से गुजरेंगे तो यू हैव मैक्सिमम चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तो आप कह सकते हैं कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है वो भी मैक्सिमम है, ठीक है। अब जैसे आगे जाएंगे तो दोबारा से डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा पर डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि आप एम्पलीट्यूड की तरफ जा रहे हैं। इफ यू अप्रोच टू द एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड की तरफ जाना मतलब जो चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एम्पलीट्यूड है वो कम होता जाएगा, तो यकीनन आप कह सकते हैं कि इस तरह से वेलोसिटी भी कम होगी। और जैसे ये यहाँ पे गुजरेगा या यहाँ तक पहुँचेगा, फिर यकीनन इसको वापस भी आना होता है, तो इस जगह पे वेलोसिटी भी जीरो होती है। तो वेलोसिटी की जो वेलोसिटी पैरामीटर है ना वो इस तरह से होता है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी जीरो होती है, और मीन पोजीशन पे आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और यहाँ पे भी आप कह सकते हैं वेलोसिटी जीरो। तो इस ऑसिलेटरी मोशन में इस तरह के पैरामीटर होते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात इसमें ये कि चेंज कितना हुआ, मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम या एक्सट्रीम टू मीन वगैरह जो भी, क्या वेलोसिटी एक जैसी है? नहीं, वो तो हमने पहले भी बात करी कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। अच्छा लिसन, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो एक्सट्रीम पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम। तो अगर हम बात करें कि इसका चेंज कितना है, डेल्टा वी की बात करें, तो यू कैन से कि यहाँ पे वेलोसिटी का चेंज मैक्सिमम है। अगर वेलोसिटी का चेंज मैक्सिमम है तो आप कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन भी इस तरह से मैक्सिमम होगी। किस जगह पे मैक्सिमम होगी एक्सेलरेशन? इस जगह पे। मिसाल के तौर पे पेंडुलम एग्जीक्यूट ऑसिलेटरी मोशन
विथ 15 मीटर पर सेकेंड। जो हम बात करते हैं ना 15 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी, वो यकीनन हम बात करते हैं उसकी मैक्सिमम वैल्यू की। अगर यहाँ पे उसकी वेलोसिटी 15 है तो जैसे ये इस तरह से जाएगा ऐसे या इस तरफ से, तो उसकी वेलोसिटी कम होगी। 15, then 14, 12, 10, 5 अप टू 0। 15 मीटर पर सेकेंड से लेकर 0 आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम चेंज इन वेलोसिटी हुआ। अगर चेंज इन वेलोसिटी मैक्सिमम है तो आप कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो इस जगह पे मैक्सिमम होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इज नो मोर देन चेंज इन वेलोसिटी। अब जैसे ये वापस आएगा तो चेंज कम होता जाएगा, क्योंकि आप उस मैक्सिमम वैल्यू की तरफ जा रहे हो, तो जो डिफरेंस आता है ना दो चीज़ों का वो ऐसा ऐसा से कम होता जाएगा। जैसे अब यहाँ पे पहुँचे तो पार्टिकल की वेलोसिटी 15 की 15 हो गई। 15 की 15 मतलब कोई चेंज नहीं, यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी नहीं है। जो मैक्सिमम वेलोसिटी आपने दी थी उसी वेलोसिटी के साथ जा रहा है, तो आप कह सकते हैं ये कि यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन 0 है। और दोबारा से जैसे ही आगे जाएगा तो दोबारा से चेंज बढ़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू। जैसे आगे बढ़ेगा चेंज तो आप कह सकते हैं एक्सेलरेशन इंक्रीज होगी, और इस जगह पे आप कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन दोबारा से मैक्सिमम होगी। तो ये है भाई कि वेलोसिटी इस तरह से 0 है पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम, या यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम है पर एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी 0 पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम। तो बाज़ दफ़ा एक स्टेटमेंट होती है ना इसमें, यहाँ पे मोशन में, कि इज इट पॉसिबल दैट अ पार्टिकल possesses 0 velocity but is still accelerated? Is it possible? Yes, very much possible. वेलोसिटी 0 है बट स्टिल इट possesses acceleration। तो आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन नहीं है या एक्सेलरेशन वेलोसिटी नहीं है। एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू दिस वैल्यू, तो आप कह सकते हैं एक्सेलरेशन है। या दूसरी स्टेटमेंट इस तरह से बाज़ दफ़ा कुछ एमसीक्यूज में होती है ना कि भाई क्या ये मुमकिन है कि कोई भी पार्टिकल के जिसके पास वेलोसिटी मैक्सिमम हो पर एक्सेलरेशन नहीं हो? यस, वेरी मच पॉसिबल। यू कैन से कि इस ऑसिलेटरी मोशन में वेलोसिटी मैक्सिमम है बट इज नॉट एक्सेलरेटेड, कोई चेंज इन वेलोसिटी नहीं है, तो आप कह सकते हैं एक्सेलरेशन नहीं। अच्छा, तो ये है कि भाई इसके मुख्तलिफ पैरामीटर हैं जैसा कि वेलोसिटी है, और जो एनर्जीज इनसे एफिलिएटेड है, लाइक काइनेटिक एनर्जी की बात करो, एनर्जी ड्यू टू मोशन जो कि वेलोसिटी की वजह से होती है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम। यहाँ पे वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी 0 है, तो एनर्जी एसोसिएटेड विथ वेलोसिटी ना, दैट वुड बी 0। तो जैसे वेलोसिटी इस तरह से चेंज होती है आप कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इस तरह से मुख्तलिफ होती जाती है। अच्छा, दूसरी बात यह कि इस मोशन में कौन सी चीज़ है जो इस पार्टिकल को अपनी ओरिजिनल जगह पे ले आती है? व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल पैरामीटर? तो देखें, इसका जो जिम्मेवार है ना उसको हम नाम देते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स वो है जो कि इस पार्टिकल को या किसी भी ऑसिलेटर को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रखता है। रीस्टोर करना, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रखने की कोशिश करता है वो। इट ऑलवेज रीस्टोर द बॉडी अलोंग द इक्विलिब्रियम पोजीशन, या आप कह सकते हैं अलोंग द मेन पोजीशन। अच्छा, अब इसका रोल क्या है इस मोशन सारी में, ऑसिलेटरी मोशन में इसका किरदार क्या है, उसकी हम थोड़ा बात करना चाहेंगे। देखें, पेंडुलम अगर यहाँ पे था, अगर आप छोड़ दें तो ये यहीं पे पड़ा रहेगा, क्योंकि ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाती है। मैंने क्या किया, इस जगह से अपना फोर्स लगा के इसको मैंने डिस्प्लेस किया। जैसे मैं आगे ले जाऊंगा तो आप कह सकते हैं आपके एक्सटर्नल फोर्स की वजह से अपनी पोजीशन चेंज करेगा। अच्छा, एक हद तक आप लेके गए जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, और वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कहलाता है जिसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे आपने यहाँ तक आप ले गए और आपने अपना फोर्स रिलीज किया, आप इसको लेके गए यहाँ पे और आपने इसको छोड़ दिया, तो फिर ये वापस आता है। ये वापस आपके फोर्स से नहीं आता, जब आपने इसको डिस्प्लेस किया तो एक फोर्स पैदा हो जाता है इसमें, जो कि आगे हम सिंपल पेंडुलम की डिटेल में जब हम आएंगे तो हम इसकी बात करेंगे कि वो रिस्पॉन्सिबल फोर्स क्या है, उसकी मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, इस तरह की ना, वो भी हम बात करेंगे। पर ये है कि फिलहाल इंट्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं कि एक फोर्स इसके अंदर ही पैदा होता है जो कि इस पार्टिकल को अपनी ओरिजिनल जगह पे ले आता है।
अच्छा, जैसे ये वापस आएगा ओरिजिनल जगह पे। अच्छा, तो रीस्टोरिंग फोर्स वो है जो कि बॉडी को या पार्टिकल को अपनी ओरिजिनल पोजीशन से ले जाता है। अच्छा, जैसे ये यहाँ पे आया तो रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से क्या ये पार्टिकल यहाँ पे रुकेगा? क्योंकि होना तो ये चाहिए कि पार्टिकल के पास आपका फोर्स नहीं है, आपने इसको रिलीज किया हुआ है, ये वापस आ रहा है अपने रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से, तो यहाँ पे रुक जाना चाहिए, रुकता नहीं, ये थोड़ा आगे की तरफ चला जाता है। व्हाई दिस इज सो? ये कहानी होती है एक और पैरामीटर इसमें जो कि हम बोलते हैं इनर्शिया। Inertia is another parameter associated with this motion with which the body continue to move away from the mean position। तो यूं ये inertia की वजह से आगे की तरफ जाता है to the negative displacement और यहाँ तक जाएगा और दोबारा से restoring forces को वापस ले आएगा। inertia की वजह से it will continue to move further। तो यूं inertia और restoring force इस बॉडी के ऑसिलेशन को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, रीस्टोरिंग फोर्स डिपेंड किस पे करता है या रीस्टोरिंग फोर्स बेसिक पैरामीटर किस पे है? डिस्प्लेसमेंट आप जितना कवर कराएंगे ज्यादा उतना रीस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होगा। मसलन अगर हम स्प्रिंग की बात करें, स्प्रिंग की बात कर लेते हैं ना, एक और एग्जांपल इसका ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये स्प्रिंग यहाँ पे मौजूद है, ये वो जगह है जहाँ पे हम कहते हैं कि भाई मीन है या डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल जीरो है। मैंने क्या किया, अपना फोर्स लगा के इसको डिस्प्लेस किया। अब मैंने इसको स्ट्रेच किया है, ठीक है, और मैं इसको स्ट्रेच करके यहाँ तक ले गया फॉर एग्जांपल। अब मैं मीन पोजीशन से दूर लेके जा रहा हूँ उसको टू द डिस्प्लेसमेंट एक्स, तो आप कह सकते हैं कि इसके अंदर अपना एक रीस्टोरिंग फोर्स भी होता है जो इक्वल होता है, दैट इज ऑलवेज इक्वल, रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स। पर एक लिमिट होती है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे इलास्टिक लिमिट, उस हद तक आप जितना फोर्स लगाएंगे रीस्टोरिंग फोर्स वही होगा। अच्छा, आपने यहाँ पे छोड़ा और उसके बाद ये वापस आ रहा है तो अपने रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से, जो कि इस स्प्रिंग के अंदर होता है इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स, हुक्स फोर्स जिसको हम कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, जिस वजह से ये पार्टिकल अपने आप को दोबारा से वापस ले आता है। ठीक है, अच्छा बात सुने, ये यहाँ पे मैंने स्ट्रेच किया तो उसका जो रीस्टोरिंग फोर्स उसके मुताबिक हुआ। अगर इसकी इलास्टिक लिमिट आगे भी है, ठीक है, और मैं इसको किसी और जगह पे डिस्प्लेस करूं, मसलन आई हैव डिस्प्लेस्ड द पार्टिकल ऑसिलेटर टू द बी नॉट ए, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ तक जब आप इसको स्ट्रेच कर गए थे और जो रीस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग में पैदा हुआ था वो अलग था। अब आपने इसको बी पे ले जाना चाह रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट अलग है, जाहिर सी बात है रीस्टोरिंग फोर्स भी उसके मुताबिक होगा और वो अलग होगा। थोड़ा और आगे ले जाना चाहें तो यू नीड टू अप्लाई डिफरेंट फोर्स, तो यकीनन रीस्टोरिंग फोर्स मुख्तलिफ होगा। तो हम कह सकते हैं कि रीस्टोरिंग फोर्स इज द फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रीस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है और जितना ज़्यादा ले जाएंगे आप कह सकते हैं रीस्टोरिंग फोर्स उतना ज़्यादा होगा। तो रीस्टोरिंग फोर्स जो यहाँ पे जनरेट होता है पार्टिकल के अंदर या बॉडी के अंदर, दैट इज़ द फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इन दोनों की डायरेक्शन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मिसाल के तौर पे पार्टिकल को जब आप मीन पोजीशन से दूर ले जाना चाहते हैं तो डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द मीन। एंड इन द सेम वे अगर हम रीस्टोरिंग फोर्स की बात करें तो रीस्टोरिंग फोर्स ऐसे नहीं होता, रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो आप कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट और रीस्टोरिंग फोर्स दे बोथ आर अपोजिट विथ ईच अदर इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो रिलेशन जो रीस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की है वो उस तरह से होती है, रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टेड टू द डिस्प्लेसमेंट बट इज इन अपोजिट डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन। नाउ ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर। रीस्टोरिंग फोर्स से जो चीज रिलेट करती है वो कौन सी है, मतलब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ फोर्स काजेज एक्सेलरेशन, तो जो इसके साथ होती है ना, इसके साथ एक्सेलरेशन जो है दैट इज अगेन वी कैन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट बट इज डायरेक्टेड अपोजिटली। तो आप कह सकते हैं यूं पार्टिकल अपने आप को मुख्तलिफ हिसाब से ऑसिलेट करते हैं और ये मोशन आप कह सकते हैं ऑसिलेटरी मोशन है। ठीक है, तो एक ऐसी मोशन जिसमें पार्टिकल टू एंड फ्रो मूव करे, एक ओरिजिनल जगह से इस तरह से जाए या इस तरह से जाए एंड देन इट कंटिन्यू टू मूव, सच काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन।
मैथमेटिकली हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा है, कॉस थीटा है उससे, क्योंकि साइन और कोसाइन दोनों के दोनों पीरियडिक फंक्शन है, तो such kind of motion can be well represented by means of either sine और cosine। अब ये किस तरह से होगी, चलो इसको देखते हैं। तो रिपीट कैसे करते हैं? अभी हमने बात की कि इसको मैथमेटिकली इंटरप्रेट हम कैसे करते हैं इस मोशन को। ऑसिलेटरी मोशन कैन बी वेल इंटरप्रेटेड मैथमेटिकली बाय मीन्स ऑफ आइदर साइन और कोसाइन, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो मैथमेटिकली मुख्तलिफ वैल्यूज़ पे अपने आप को रिपीट करते हैं। अगर हम यहाँ पे साइन थीटा की बात करें तो थीटा 0 रखें, साइन 0 0। आप 30 की बात करें तो इस तरह से 1/2, 45 की बात करें 1/2, आप 60 की बात करें इस तरह से रेडिकल 3/2, आप 90 की बात करें, आप 120 की बात करें, आप 180 की बात करें, आप 270 की बात करें, 360 की बात करें और दोबारा से 360, मतलब आप कह सकते हैं कि दोबारा से इसने अपने आप को रिपीट किया। 0 डिग्री का जो वैल्यू है वो दोबारा से रिपीट हो रहा है, तो आप कह सकते हैं कि साइन थीटा वो फंक्शन है जो कि अपने आप को रिपीट करता है। तो आप कह सकते हैं कि दिस रिजेंबल टू सच काइंड ऑफ मोशन, ये मैथमेटिकली इंटरप्रेटेड आप कह सकते हैं इस ऑसिलेटरी मोशन को, ठीक है। अच्छा, इस तरह से इसको अगर हम ग्राफिकली थोड़ा देख लें तो भी इस तरह आप कह सकते हैं कि ग्राफिकली ये किस तरह से इंटरप्रिटेशन होगी इसकी। तो ये है कि साइन 0, तो वैल्यू या जो डिस्प्लेसमेंट है या एम्पलीट्यूड जो हम कहते हैं या इसका जो साइन थीटा आप बात कर सकते हैं वो उसका 0 होता है इस तरह से। अच्छा, 90 डिग्री पे ये मैक्सिमम होगा और 180 पे दोबारा 0 होगा, 270 पे इस तरह से मैक्सिमम बट नेगेटिव होगा एंड 360। तो आप कह सकते हैं साइन वेव अपने आप को इस तरह से रिपीट करती है, तो ये मोशन साइन थीटा से रिप्रेजेंट की जा सकती है। किस तरह से होगी इसके पैरामीटर हम डिस्कस करेंगे कि थोड़ा डिटेल में आते हैं इसमें ना, उसमें हम बात कर लेंगे। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह से कोसाइन थीटा है, इस तरह से भी आप ले सकते हैं। कॉस थीटा भी कैसे रिपीट करता है, जैसे थीटा 0 तो कॉस 0 होता है 1। 30 डिग्री पे रेडिकल 3/2, 45 की आप बात करें, आप 60 डिग्री की बात करें, आप 90 की बात करें, 120 की बात करें, 180 की बात करें, 270 की बात करें एंड देन 360 की बात करें, तो देखें इसने अपने आप को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट किया है। इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो रिपीट हो रहा है, तो दिस रिजेंबल टू ऑसिलेटरी मोशन बिहेवियर। तो इसका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल इसी तरह से है। तो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इज बाय मींस ऑफ आइदर साइन थीटा और कोसाइन थीटा। अच्छा, इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा तो ज़रा इसको देख लें। हम इसके ग्राफ की बात करते हैं, कॉस थीटा। अच्छा, थीटा 0 तो कॉस 0 1 है मैक्सिमम। 90 पे ये इस तरह से 0 होता है, 180 पे मैक्सिमम बट नेगेटिव इस तरह से, एंड देन 270 डिग्री पे दोबारा से 0। 360 की बात करें तो मैक्सिमम एंड पॉजिटिव। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो साइन वेव है या जो साइन थीटा है वो इस तरह से अपने आप को रिपीट करता है। तो सच काइंड ऑफ मोशन कैन बी वेल रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ आइदर साइन थीटा या फिर हम बात करेंगे बाय मीन्स ऑफ आइदर कॉस थीटा, ठीक है। तो टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये मोशन आप कह सकते हैं कि सच काइंड ऑफ मोशन इज ऑसिलेटरी मोशन। अच्छा, ऑसिलेटरी मोशन में जो मेजरमेंट ऑफ टाइम किस तरह से होती है, अब जरा हम इसकी बात कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। मेजरमेंट ऑफ टाइम, टाइम की मेजरमेंट किस तरह से करेंगे, ठीक है। किस तरह से हम इसकी मेजरमेंट करते हैं कि एक टाइम पीरियड का मतलब इस तरह से क्या होता है, या 1.5 की अगर हम बात करें तो क्या होता है। तो मेजरमेंट ऑफ टाइम पे थोड़ा डिस्कस करते हैं और फिर ऑसिलेटरी मोशन में हम आगे आएंगे। इसका जो मेन है सिंपल हार्मोनिक मोशन हम जिसको कहते हैं, हम उस पर बात कर लेंगे, पर सबसे पहले इस मेजरमेंट ऑफ टाइम की बात कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पे इस ऑसिलेटरी मोशन का एक स्पेशल एग्जांपल हम लेते हैं इसका, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है, क्योंकि हम थोड़ा आइडियल कंडीशन पे अब जाना चाहते हैं। अच्छा, इस सिंपल हार्मोनिक मोशन
को लेकर हम ये मेजरमेंट ऑफ टाइम की एक्सप्लेनेशन देते हैं। ऑसिलेटरी मोशन का एक स्पेशल क्लास है सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM भी आप इसको कह सकते हैं। तो इसको देखते हैं कि मेजरमेंट ऑफ टाइम क्या है। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन दैट इज कॉल्ड एज वन टाइम पीरियड। अब लाजमी नहीं है कि एक रेफरेंस से दूसरी उसी रेफरेंस पॉइंट पे जब पार्टिकल रिपीट होता है तो वो तो यकीनन वन टाइम है, मतलब सिंगल टाइम पीरियड। What about time period from mean to extreme? Yeah. From mean to half of amplitude? Yeah. From mean to quarter of amplitude? वो टाइम पीरियड किस तरह से होगा उसके लिए हम यहाँ पे थोड़ा बात करेंगे। और इस मेजरमेंट ऑफ टाइम में सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रॉम द मीन पोजीशन। ठीक है, मीन पोजीशन से ये क्या होगा। अच्छा, पहले इसको थोड़ा देख लें। ये इस ऑसिलेटर की स्प्रिंग मास ऑसिलेटर समझो, सिंपल पेंडुलम समझें या कोई भी ऑसिलेटर समझें, ठीक है। ये इसकी मीन है, ये आप कह सकते हैं इसकी एक एक्सट्रीम पोजीशन है और ये इसका एक और एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है। अब देखें जो टोटल टाइम पीरियड होता है मीन पोजीशन से वो हम कैसे लेंगे, और ये हम लेते हैं फॉर वन साइकिल, ठीक है। वन साइकिल की बात करते हैं क्योंकि हम बात करना चाहते हैं फिलहाल वन टाइम पीरियड की। तो आप कह सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टाइम पीरियड होता है इसका मीन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम एंड देन मीन एंड देन एक्सट्रीम, ये होता है वन साइकिल। ऐसे नहीं है कि मीन पोजीशन आपकी इस तरह से हो कि ये इस तरह से ऐसे जाए, दोबारा से वापस आए, वो जगह रिपीट हो गई और द मोशन इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन, और यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टाइम पीरियड है वो वन टाइम पीरियड है। ऐसा नहीं है, क्योंकि एक कंप्लीट साइकिल के लिए यू नीड टू मूव फॉर 360 डिग्री। एक मुकम्मल जो साइकिल होता है जिसको हम बोलते हैं 360 या फिर हम बात करते हैं इसमें 2 पाई रेडियन। तो जब 360 डिग्रीज कवर होते हैं ना तो हम बात करते हैं कि वी हैव गॉन थ्रू वन कंप्लीट साइकिल। अच्छा, अब ये वन साइकिल मीन पोजीशन से इस तरह से होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जाए, दोबारा से ये वापस आए, दैट टाइम पीरियड इज कॉल्ड एज 1t। ये एक टी है। अगर आप सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक लेना चाहें ना दैट वुड बी हाफ टी, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ले जाना चाहें दैट वुड बी t/4, 1/4 ऑफ वन टाइम पीरियड। अच्छा, इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। अच्छा, मिसाल के तौर पे ये ओरिजिनल जगह वो है, ये वो रेफरेंस पॉइंट है जहाँ से हमने वन टाइम पीरियड मेजर किया। तो ये है स्टार्टिंग पोजीशन, और एक साइकिल के हिसाब से अगर बात करें तो ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री और स्टार्ट ऑफ वन साइकिल, और ये है एक कंप्लीट साइकिल की पोजीशन 360 हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो बनेगा दैट वुड बी हाफ साइकिल, यू कैन से 180, और फिर ये जो बनेगा दैट वुड बी 90, और ये जो बनेगा दैट वुड बी 270। तो आप कह सकते हैं कि पेंडुलम या स्प्रिंग मास ऑसिलेटर यहाँ से लेकर इस तरह से वापस आता है तो एक मुकम्मल साइकिल यहाँ पे इसका कवर हो गया, और इसमें जो टाइम इसको लगता है दैट वुड बी वन टाइम। अच्छा, मीन पोजीशन से जो आपने वन कंप्लीट साइकिल लिखा है, ज़रा हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी देना चाहेंगे, ठीक है। इसको मैं ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करूँ, हाउ टू रिप्रेजेंट दिस मोशन फ्रॉम द मीन ग्राफिकली। मेजरमेंट ऑफ टाइम हम यहाँ पे अगर लें तो हम ग्राफिकली हम कैसे लिखेंगे, मतलब मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी किस तरह से बनेगी। तो ज़रा देखें, जब ये पोजीशन ओरिजिनल है मतलब थीटा 0, तो आप कह सकते हैं इस जगह पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल यहाँ पे 0 है, ठीक है। अच्छा, 90 डिग्री पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल मैक्सिमम है, 180 पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अगेन इज सेड टू बी 0, 270 पे displacement of particle is maximum but negative, and then at 360 displacement of particle 0. अच्छा, 0 डिग्री पे डिस्प्लेसमेंट 0, 90 पे मैक्सिमम, 180 पे उसके मुताबिक। अगर हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से दिखाएं तो ये जो पैरामीटर्स हैं और उनके जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू हैं दे आर एग्जैक्टली इन करस्पॉन्डिंग विद साइन थीटा। तो आप कह सकते हैं
द मोशन ऑफ पेंडुलम, मोशन ऑफ स्प्रिंग ऑसिलेटर, जो मीन पोजीशन से आप लेते हैं वन टाइम पीरियड के हिसाब से, मैथमेटिकली दैट कैन बी वेल रिप्रेजेंटेड बाय मींस ऑफ साइन थीटा। क्योंकि ये जो पैरामीटर्स हैं, ये जो डिस्प्लेसमेंट है और उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल है, दे आर इन अकॉर्डेंट विथ साइन थीटा। तो ये जो बिहेवियर है फ्रॉम द मीन पोजीशन, दैट कैन बी मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड बाय मींस ऑफ साइन थीटा। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है इसका y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये आपका बनेगा कोई साइन फंक्शन। यू कैन से दैट कैन बी काइंड ऑफ साइन थीटा। x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा। ठीक है, इंस्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट है इसका किसी भी जगह पे, वो आप कह सकते हैं साइन थीटा का फंक्शन है। मसलन 0 डिग्री पे बात करें तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट 0, 90 पे डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल मैक्सिमम है, 180 पे इसके मुताबिक है। तो दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मींस ऑफ दिस फंक्शन साइन थीटा। अच्छा, कैन बी फर्दर रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी इन टर्म्स ऑफ एंगुलर स्पीड अगर बात करें, एंगुलर वेलोसिटी बात करें ओमेगा के हिसाब से, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। या इट कैन बी रिप्रेजेंटेड फर्दर इन टर्म्स ऑफ 2 पाई एफ इनटू टी, और इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मींस ऑफ 2 पाई अपॉन टी इनटू टी। अच्छा, ये इसका टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड नहीं है, ये इसका डोमेन है, जो बेसिक डोमेन होता है इसका वो है। ठीक है, ये है इसका अपना टाइम पीरियड, और इसको आप बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी। रिलेशन बड़ी सादी सी है, ओमेगा इज थीटा अपॉन डी, तो जस्ट हैव अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। इन द सेम वे ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, और थीटा का रिलेशन बना लें तो इट कैन बी 2 पाई एफ इनटू टी। तो रिलेशन बड़ी सिंपल है। तो आप कह सकते हैं कि मीन पोजीशन से, फ्रॉम द मीन पोजीशन, ऑसिलेटर जो एक साइकिल कंप्लीट करता है, मैथमेटिकली दैट इज द बेस्ट फंक्शन ऑफ साइन थीटा। ठीक है, अच्छा, अब इस पे हम थोड़ा और भी ज़्यादा डिस्कस करते हैं। देखें, मिसाल के तौर पे अगर पूछा जाए आपको कि भाई एसएचएम में या ऑसिलेटरी मोशन में इस तरह से जो टाइम लगता है, मतलब उसी जगह पे जहाँ पे आप रिपीटेशन की बात करना चाहते हो, वो तो होता है 1 साइकिल। 1 साइकिल के लिए जो टाइम लगता है दैट वुड बी 1 टी। अच्छा, मीन पोजीशन से दोबारा वापस मीन पे आना, मतलब कुछ इस तरह से देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मुकम्मल आप टाइम लगाते हो, मीन, एक्सट्रीम एंड देन बैक टू द मीन, 1 साइकिल के लिए बनेगा टी। ठीक है, अच्छा, अगर हम हाफ साइकिल की बात करें तो यू आर टॉकिंग फ्रॉम द मीन टू द एक्सट्रीम एंड देन बैक टू द मीन, दैट इज हाफ ऑफ साइकिल। और ये जो आधा साइकिल यहाँ पे बनेगा दैट वुड बी टी अपॉन 2। एग्जैक्टली इन द सेम वे अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करें, मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द मीन पोजीशन टू द एक्सट्रीम ओनली, तो ये बनेगा 1/4 ऑफ टोटल साइकिल, क्योंकि ये आपका ना कि एक साइकिल है ना ही आपका हाफ साइकिल है, दैट इज 1/4 ऑफ 1 कंप्लीट टाइम। तो आप कह सकते हैं कि जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में उसको टाइम लगेगा, एंड दैट इंस्टेंटेनियस टाइम वुड बी टी अपॉन 4। यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में जो उसको इंस्टेंटेनियस टाइम लगेगा दैट वुड बी टी अपॉन 2, और ये आपका जो टोटल टाइम लगता है दैट वुड बी टी। अच्छा, now my question is that how to measure the time from the mean to half of amplitude, या from the mean to 1/3 of amplitude, या from mean to any other position, हम किस तरह से लेंगे? तो इसका जवाब बड़ा सादा कि you can measure time period by means of that sine function। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमसे ये भी पूछा जाए कि how much time oscillator takes to cover half of amplitude। समझें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट एम्पलीट्यूड है, ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कंप्लीट एम्पलीट्यूड है। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कवर हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड, मतलब ये वाला टाइम कितना लगेगा, ये वाला टाइम लगेगा, क्योंकि हेयर यू आर डीलिंग हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड नॉट कंप्लीट एम्पलीट्यूड, ये टोटल एम्पलीट्यूड का 50% है। आप कह सकते हैं कि दैट इज मिड पोजीशन ऑफ मीन एंड एक्सट्रीम। तो क्या मैं जैसे हाफ ऑफ करता रहा हूँ, टी को हमने हाफ करा, दोबारा से और भी हाफ किया और दोबारा से हाफ कर लिया, कैसे होगा? नहीं, ये इस तरह से नहीं होगा ना,
क्योंकि ये मोशन कोई यूनिफॉर्म थोड़ी है कि आप इस तरह से हाफ ऑफ करते जाएं, जो टाइम लगेगा इसका वो हाफ ऑफ होता जाएगा। इसमें कैलकुलेशन आप किस तरह से करेंगे? बाय मीन्स ऑफ साइन फंक्शन। तो देखें ये वाला टाइम किस तरह से होगा, हम इस टाइम पीरियड की बात करना चाहते हैं। लिसन, फ्रॉम द मीन पोजीशन, अगर हम बात करें मीन पोजीशन से जो ऑसिलेटर की एक्सप्रेशन है वो इस तरह से होती है साइन 2π/t/t, ठीक है। अब हमें ये इंस्टेंटेनियस टाइम चाहिए फॉर व्हाट? फॉर x इज इक्वल टू x0/2, क्योंकि हम हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड पे ये देखना चाहते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना टाइम लगेगा। ये ज़रा चेक करना चाहते हैं कि फ्रॉम द मीन टू हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड व्हाट इज़ द टाइम टेकन। तो आप इसको ये वाला वैल्यू जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है वो उसी क्वेश्चन में पुट करें। इट कैन बी लाइक x की जगह x का आप वैल्यू रखें x/2, ये वाला आपका वही है 2π/t आपका वही है। अच्छा 1/2 इज इक्वल टू साइन 2π/t/t, ठीक है। साइन को आप यहाँ पे ले आए, ये बनेगा साइन इनवर्स ऑफ इज इक्वल टू 2π/t/t। अच्छा साइन इनवर्स ऑफ ये होता है 30 डिग्री पे, 30 डिग्री कहते हैं या π/6 रेडियन कहते हैं, रेडियन के हिसाब से लिखा जाए तो ये इसका बनेगा। अच्छा दैट वुड बी 2π/t वही आपका और इंटू टी, ये हो जाएगा आपका कैंसिल। 1/6 इज इक्वल टू 2 स्मॉल t अपॉन कैपिटल टी। यू कैन नॉट कैंसिल कि भाई ये टी कैंसिल होंगे, क्योंकि ये है कंप्लीट टाइम पीरियड जो असाइन है इस मोशन का, और ये कंप्लीट नहीं है, ये इंस्टेंटेनियस है। यू कैन नॉट कैंसिल ईच अदर। इस तरह से नहीं है कि भाई ये एफ और टी, जैसे कि वहाँ पे मैंने बताया था कि आप कैंसिल करें, नो इट वोंट बी लाइक दैट। चलें आप इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए इसको सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको फर्दर, तो यू कैन गो थ्रू 2t इंटू 6 12t इज इक्वल टू कैपिटल टी, तो t इज इक्वल टू t/12। मतलब ये हुआ कि मीन पोजीशन से हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड तक जो टाइम लगेगा दैट वुड बी t/12। मतलब अगर 2 सेकंड है, समझो कि सेकंड्स पेंडुलम है, तो 2/12 जो आपका बनेगा न्यूमेरिकल वैल्यू उस तरह से जो भी बने। तो ऐसा नहीं है कि आप हाफ ऑफ करते जाओ, ठीक है। ये मोशन कोई यूनिफॉर्म नहीं है कि आप इस तरह से ऑफ करो, दोबारा से ऑफ करो, दोबारा से ऑफ करो और दोबारा से ऑफ करो, और भी अगर यहाँ से पूछा जाए क्वार्टर ऑफ एम्पलीट्यूड पे तो दोबारा से ऑफ करो, नॉट लाइक दैट। यू नीड टू सॉल्व बाय मीन्स ऑफ द साइन फंक्शन जो इस तरह से बने, ठीक है। तो ऑसिलेटरी मोशन का जो बिहेवियर है वो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा या कोस थीटा से शो कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि मीन पोजीशन से वन साइकिल किस तरह से मैथमेटिकली रिप्रेजेंट होगा, और अगर मीन पोजीशन से किसी और इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट पे हम जाना चाहें तो कितना टाइम लगेगा, हमने उसकी भी बात की, ठीक है। अच्छा बिल्कुल इसी तरह से इस मोशन में हम अब बात करना चाहते हैं फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन से एक साइकिल किस तरह से होगा और एक्सट्रीम पोजीशन से मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी किस तरह से होगी, चलो अब इसको देखते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन से इसका वन साइकिल कैसे होगा, ठीक है। देखें एक्सट्रीम पोजीशन से मतलब यहां से मैंने शुरू करना एक साइकिल, तो एक साइकिल किस तरह से बनेगा, ये पार्टिकल इस तरह से गया और ये दोबारा से ऐसे वापस आया। दिस इज वॉट यू से कि वन कंप्लीट साइकिल, क्योंकि आप एक से दूसरी जगह पे जा रहे हो और दोबारा यू रिटर्न बैक टू द सेम पोजीशन। आप कह सकते हैं ये वन साइकिल है और इस वन साइकिल को हम कह सकते हैं कि ये टी। अब यहाँ पे एंगल और उसके जो करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट है हम इनकी बात करना चाहेंगे, ठीक है। अच्छा डिस्प्लेसमेंट इस जगह पे थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट साइकिल है ना। इस कंप्लीट साइकिल की जो ओरिजिनल पोजीशन है, ये ओरिजिनल पोजीशन आप इस तरह से कह सकते हैं कि ये है। सो दिस इज व्हाट यू से कि थीटा इज इक्वल टू 0। अच्छा आपने कंप्लीट साइकिल किया, this would be 360। अच्छा फ्रॉम 0 to हाफ ऑफ साइकिल 180, तो ये इसका जो 90 बनेगा और दैट वुड बी 270, ठीक है। अच्छा इस मुख्तलिफ जगह पे डिस्प्लेसमेंट कैसे है, मतलब डिस्प्लेसमेंट इसका क्या है, अब हम ज़रा इसकी भी बात करना चाहते हैं। देखें
अच्छा, थीटा इज इक्वल टू 0 तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल यहाँ पे मैक्सिमम है ओरिजिनली, और 90 डिग्री पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल 0 है। दोबारा से डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल मैक्सिमम बट नेगेटिव, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल 0 है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल दोबारा से मैक्सिमम। ठीक है, तो देखें थीटा 0, थीटा 90, थीटा 180 टू द वन कंप्लीट साइकिल। डिस्प्लेसमेंट में जो वेरिएशन है वो बिल्कुल इसके मुताबिक है। ठीक है, अच्छा अब हम देखना चाहते हैं कि ये वैल्यू मुख्तलिफ एंगल के विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के मुताबिक है। तो ये है थीटा 0 मैक्सिमम वैल्यू, और यहाँ पे 0 180 पे मैक्सिमम बट नेगेटिव। दिस इज इन अकॉर्डेंट विथ कोसाइन थीटा या कॉस थीटा। तो हम इसको मैथमेटिकली कैसे शो करेंगे? ये जो वन साइकिल है that can be mathematically represented by means of cosine theta। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? इसका जो फंक्शन बनेगा that can be x0 into cos theta, या that can be represented by means of cos omega t, or it can be represented by means of cos 2 pi f into t, या cos 2 pi upon t into t। ये सारे के सारे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हैं इनके। अच्छा, थीटा और ओमेगा को थोड़ी देर पहले जो आपने कन्वर्जन की बिल्कुल उसी तरह से है। फिर ओमेगा इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस वे, ये 2 पाई अपॉन टी टू टी। अच्छा, अगेन आई रिपीट कि दिस इज द टाइम पीरियड, कंप्लीट टाइम पीरियड जो कि आपने असाइन किया हुआ है। ये इसका इंस्टेंट है, मतलब वो डोमेन, वो आपका इसका मेन डोमेन है, मेन पैरामीटर है, जिसके मुताबिक आप इसको रिपीट कराते हो, जिसके मुताबिक ये आपका टाइम पीरियड रिपीट होता है। ठीक, तो एक्सट्रीम पोजीशन से जो ऑसिलेटर है उसका बिहेवियर अलग है, और थोड़ी देर पहले आपने जो देखा मीन पोजीशन से, वो उसका बिहेवियर टोटली मुख्तलिफ है। अच्छा, अब इसी टाइम पीरियड को हम यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन जो अभी हमने बात की, एक्सट्रीम पोजीशन से इसको हम थोड़ा चेक करना चाहते हैं। देखें, यहाँ से लेकर आप दोबारा से वापस आ गए, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, मीन है एक्सट्रीम। अच्छा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने जो टाइम लगाया होगा दैट वुड बी वन कंप्लीट साइकिल, और फॉर वन साइकिल जो टाइम पीरियड लगता है वो है वन टाइम पीरियड। अच्छा, अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करें सिर्फ, तो दैट वुड बी हाफ साइकिल, और इसका जो टाइम पीरियड लगेगा दैट वुड बी t upon 2। अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करें, जस्ट फ्रॉम हियर टू हियर, एक्सट्रीम पोजीशन टू द मीन पोजीशन, तो जो टाइम लगेगा दैट वुड बी t upon 4। पर दोबारा से हम अब डिस्कस करना चाहते हैं कि जो टोटल एम्पलीट्यूड पे है वो हमें बताए, लेकिन हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड पे, मतलब टू द मिड पोजीशन ऑफ मीन एंड एक्सट्रीम, ये जो टाइम लगेगा ये कितना लगेगा? यहाँ पे जो टाइम पीरियड होगा ये कितना लेगा ऑसिलेटर फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन टू हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड? क्या इसी तरह से होगा कि हाफ ऑफ करते जाओ? नहीं, थोड़ी देर पहले आपने मीन पोजीशन से देखा कि उसमें मुख्तलिफ बिहेवियर था, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे भी हम बात करेंगे कि यहाँ पे भी इंटायरली मुख्तलिफ है। अच्छा, अब ये किस तरह से होगा इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो आपसे पूछा गया वो ये है कि हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि एक्सट्रीम पोजीशन पे जो ऑसिलेटर का बिहेवियर है वो कोसाइन फंक्शन के मुताबिक है। तो आप कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू x0 इंटू कॉस 2 पाई अपॉन t इंटू टी, इस तरह से होगा। अच्छा, x इज इक्वल टू x0, ये इस तरह से ना। अब आप क्या करें, जहाँ पे भी आपका x है वहाँ पे आप x0 अपॉन 2 लिखें, क्योंकि हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड की वैल्यू रखें। अच्छा, हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड रखें यहाँ पे, इज इक्वल टू x0 वही है, cos 2 पाई अपॉन t इंटू टी वही। अच्छा, ये कैंसिल होगा, इसको आपने मैथमेटिकली सॉल्व करना है और लेट्स सी कि इसका रिजल्ट क्या आता है। अच्छा, cos इधर ले आए, दैट वुड बी cos इनवर्स 2 पाई अपॉन टी, आपका वही है। अच्छा, cos इनवर्स 1 अपॉन 2 होता है 60 डिग्री, या पाई अपॉन 3 रेडियन, और 2 पाई अपॉन टी वही है, ये कैंसिल होगा इस तरह से। 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2t अपॉन टी, हैव अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो
आपको ये मिलेगा 16 टू टी इज इक्वल टू टी, तो इंस्टेंट पे आपको जो टाइम मिलेगा दैट वुड बी t/6। तो आप कह सकते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन से लेकर हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड तक जो टाइम लगेगा दैट टाइम वुड बी t इज इक्वल टू t/6। ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा कंपेयर करना चाहते हैं। कंपैरिजन ज़रा देखें कि ऐसा क्यों है ना, ज़रा कंपैरिजन की बात करते हैं। लिसन, ये मेन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है और ये कोर एक्सट्रीम है। थोड़ी देर पहले ये आपके सामने है, थोड़ी देर पहले जब हमने देखा कि मेन पोजीशन से हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड तक जो टाइम लगेगा दैट टाइम वुड बी t/12। ये था ना, बिल्कुल उसी तरह से अभी आपने ये देखा कि एक्सट्रीम पोजीशन से अगर हम यहाँ से इस जगह पे आना चाहें, हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड पे आना चाहें, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपको टाइम लगेगा, ये वाला जो टाइम लगेगा दैट वुड बी t इज इक्वल टू t/6। क्वेश्चन इज दैट वी हैव द सेम पोजीशन, व्हाट इज दैट, हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड। तो टाइम मुख्तलिफ क्यों है? क्योंकि हमारी मर्जी ना, हम मीन से यहाँ पे आना जाए या एक्सट्रीम से यहाँ पर आना जाए, टाइम तो एक जैसा लगना चाहिए, बट ऐसा नहीं है क्योंकि ये मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, हमने थोड़ी देर पहले देखा। चलो अब इसके हिसाब से चंद और बातें कि फिर भी ये इस तरह से मुख्तलिफ क्यों है, व्हाई दिस इज सो। तो ज़रा देखिए। अच्छा, जब आप मेन पोजीशन पे होते हो, थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मैक्सिमम होती है, मतलब बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, बॉडी के पास वेलोसिटी भी मैक्सिमम होती है, बॉडी मोशन में होती है, ऐसा मतलब है। ठीक है। अच्छा, तो मेन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम, फिर आहिस्ता आहिस्ता वेलोसिटी कम होती है ना। मैक्सिमम वेलोसिटी की वजह से एक्सट्रीम पोजीशन और मीन के मिड पॉइंट, जिसको हम हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड बोलते हैं, मीन पोजीशन टू हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड जाने में इसको इतना वक्त नहीं लगता क्योंकि बॉडी के पास मैक्सिमम वेलोसिटी है। अगर यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है तो ये आसानी से थोड़े ही वक्त में आप कह सकते हैं कि हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड तक जा सकती है। अच्छा, ऑन एन अदर हैंड जब आप एक्सट्रीम से आ रहे थे, एक्सट्रीम पोजीशन से हाफ पे आ रहे थे, तो देखें वहाँ पे वेलोसिटी नहीं है, बॉडी इज से टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, आप रेस्ट में हो, उसके बाद बॉडी गेन सम काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद बॉडी के पास वेलोसिटी आती है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में आपको थोड़ा ज़्यादा वक्त लगेगा क्योंकि यू आर नॉट इन मोशन ऑलरेडी, आप काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहे हो, उसके बाद आप आ रहे हो, तो थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है इन कंपैरिजन फ्रॉम द मीन। तो आप कह सकते हैं कि मीन पोजीशन से हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड पे पार्टिकल जल्दी पहुंच जाता है, एक्सट्रीम पोजीशन से हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड पे उतना टाइम नहीं लगाता, थोड़ा ज़्यादा वक्त लगाता है। और मैथमेटिकली अगर आप प्रूव करना चाहें तो ये दोनों चीज़ें इसके सामने हैं। ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ जो टाइम है वो इस तरह से हो सकती है। आप कह सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ टाइम, ऑसिलेशन में टाइम पीरियड हम किसको कहते हैं कि फॉर द टाइम टेकन फॉर द सेम पोजीशन। अच्छा, जो दूसरी चीज़ है ना वो उसमें ये भी आप कह सकते हो कि वो जगह द पॉइंट्स व्हिच आर इन टाइम पीरियड इसका किस तरह से होगा। ठीक है, मतलब मेजरमेंट ऑफ टाइम एक्सट्रीम पोजीशन से किस तरह से होती है, मीन पोजीशन से किस तरह से इसमें ये हमने देखा। ठीक है। तो टाइम पीरियड ये है कि भाई वो जगह रिपीट हो, या द पॉइंट with which body repeat itself for one complete cycle, या the points मुख्तलिफ जगह, those points which are in the same phase they are said to be separated with t, मतलब एक टाइम पीरियड, और बाय मीन्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ टाइम। तो आप कह सकते हैं एक टाइम या मुख्तलिफ एक जगह से आप कह सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे बात करें, पेंडुलम ऑसिलेट कंटिन्यूसली इस तरह से ना, और हमने जो इसकी वेरिफिकेशन की है या जो वेरिएशन हम इसकी देख रहे हैं वो है कि फ्रॉम द मीन पोजीशन से हमने एक साइकिल, ये फिर दूसरा साइकिल, ये फिर तीसरा साइकिल, एंड सो ऑन मुख्तलिफ। अब इसमें टाइम पीरियड हम किस तरह से मेजर करेंगे, तो आप कह सकते हैं
कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कह सकते हैं एक टाइम पीरियड है, यू कैन से, या यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक टाइम पीरियड है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी एक टाइम पीरियड है, ये भी एक टाइम पीरियड आप कह सकते हैं। ठीक है, लाजमी नहीं है कि मीन टू द मीन ही हो, आप ऐसे भी कह सकते हैं एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे, ये भी एक टाइम पीरियड है। थोड़ी देर पहले हमने देखा कि एक्सट्रीम पोजीशन पे जो उसका बिहेवियर है वो कोसाइन वेव के हिसाब से होता है। ठीक है, अच्छा, इवन यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी एक टाइम पीरियड है, आप कह सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी एक टाइम पीरियड इसका होता है। ठीक है, अब ये भी लाजमी नहीं है कि फ्रॉम एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम हो, आप मेजरमेंट ऑफ टाइम इस तरह से भी कह सकते हैं कि मीन भी नहीं ले रहे हम एक्सट्रीम पोजीशन की भी नहीं बात कर रहे, हम किसी और जगह की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल वी से कि हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड, यहाँ पे ना हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड वाली जो जगह है, ये वाली जो जगह है हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड वाली, क्योंकि यहाँ पे एम्पलीट्यूड है ये ज़ीरो, ये है हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड। तो इस यहाँ से लेकर दूसरी कौन सी जगह हो सकती है जहाँ पे वन कंप्लीट टाइम होगा, तो आप कह सकते हैं ये वो जगह जो कि एग्जैक्टली हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड पे है वो वन कंप्लीट टाइम हो सकती है, आप कह सकते हैं ये कंप्लीट टाइम है। ठीक है, या दोबारा से अगर आगे कंटिन्यू करें तो यू कैन से कि ये जगह यहाँ से लेकर यहाँ तक जो जगह है ये भी एक टाइम है। तो वन कंप्लीट टाइम का जो कॉन्सेप्ट है ना इस तरह से है कि दोज पॉइंट व्हिच आर इन द सेम फेज दे आर से टू बी सेपरेटेड बाय मीन्स ऑफ आइदर टी और मल्टीपल्स ऑफ टी। सेम फेज का मतलब क्या कि वो जगह दोज पॉइंट व्हिच आर सेपरेटेड बाय मीन्स ऑफ आइदर टी और मल्टीपल्स ऑफ टी दे आर से टू बी इन फेज। हम इन पॉइंट्स को इन फेज भी बोल सकते हैं। तो टाइम पीरियड की मेजरमेंट हमने अभी देखी कि मुख्तलिफ हिसाब से इन फेज पॉइंट के बीच में जो सेपरेशन है वो, या एक एक्सट्रीम टू द अनदर एक्सट्रीम जो रिपीट आप करते हैं उसी जगह पे जब पेंडुलम वापस आता है या ऑसिलेटर वापस आता है, या मीन पोजीशन से दोबारा से एक कंप्लीट टाइम पीरियड के बाद आता है। वन कंप्लीट साइकिल इस तरह से है। ठीक है, तो ऑसिलेटरी मोशन का इंट्रोडक्शन के टू एंड फ्रो। तो आज के लेक्चर में हमने सिर्फ ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक इंट्रोडक्शन देखा और इसमें जो मुख्तलिफ पैरामीटर हैं इनकी हमने बात की। ठीक है, अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम बाकायदा तौर पे इसका जो टाइप है सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसके मुख्तलिफ एग्जाम्पल उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे पैरामीटर जो अभी हमने डिस्कस की इनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस्तेमाल भी करेंगे। ठीक है, तो दैट्स इट। और ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको जो लेक्चर हैं मुख्तलिफ उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, थैंक यू।